प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2020-21 के लिए आपके फाइनल एग्जाम में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 40 मार्क्स के लिए 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें एमसीक्यूज ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं और ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो तीनों तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे सिलेबस से अपने 40 अंक पक्के करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पूरे सिलेबस से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें कहा गया है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 0.375 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है और यहां पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। वो ए ऑप्शन है 375/10⁻³ बी ऑप्शन में दिया हुआ है 375/10⁻², सी ऑप्शन दिया हुआ है 375/10⁻1 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 375/10⁻⁴। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे 0.375 है हमारे पास, 375। तो जब हम दशमलव हटाएंगे, तो जब हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये 0.375 बटे में, देखो दशमलव के बाद 1 2 3 तीन अंक है, तो 3 जीरो हम लगा देंगे और 1 लगा देंगे। देखो यहां से जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो यहां नीचे 1 लिख के और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 375/1000। अब 375 1000 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं 1000 है नहीं है बटे में। 375 तो है ऊपर, लेकिन 1000 नहीं है। तो हम इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 जीरो है हमारे पास। तो 10 गुना में 10 गुना में 10। तो देखो 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे हमारे पास, और एक की एक के साथ और फिर एक के साथ गुना करेंगे तो एक ही बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 375/10⁻³ तो अब आप देख लेंगे इसमें कि कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में हमारे पास है 375/10⁻³ तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध है। इसके HCF और LCM में क्या संबंध है? ए ऑप्शन की अगर हम बात करें कि HCF है वो ग्रेटर है LCM से। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें HCF है लेस है LCM से। सी ऑप्शन की बात करें HCF इक्वल है LCM के। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं। ये हमारा डी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, आपको अब देखो कि 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध हमें ज्ञात करना है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो HCF है वो LCM से छोटा होता है। HCF LCM से छोटा होता है, बराबर हो सकता है, लेकिन HCF कभी भी LCM से बड़ा नहीं हो सकता। HCF कभी भी LCM से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें कि 12 और 20 का अगर हम HCF निकालें तो देखो यहां पे एक में ही ले लें। अगर हम इसको 12 और 20 को इकट्ठे दोनों 2 पे जा रहे हैं, 2 6 12 और 2 दाएं 20, फिर 2 पे 3 और 5। अब तो इकट्ठे किसी पे नहीं गए, तो इसका मतलब इसका HCF हो गया 2 गुना में 2 4, और इसका LCM हो गया जो बाकी का बचा लिख दो उसको
2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया। अब देखो HCF तो आया 4 और LCM आया 60, तो आप देख लो HCF तो LCM से छोटा है। पहले में कहा कि HCF बड़ा है LCM से, गलत बात। दूसरे में कहा HCF छोटा है LCM से, तो ये सही बात है बिल्कुल। तीसरे में बराबर कहा, तो बराबर तो नहीं है ये। मेरे बच्चों HCF और LCM जैसे देखो 3 और 3 है, इसका HCF कितना होगा 3 और इसका LCM भी कितना होगा 3। तो अगर दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो HCF और LCM बराबर हो गए, नहीं तो हमेशा जो HCF है वो छोटा होगा LCM से। इस तरह की जब हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है, इन प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमारा जो HCF है वो छोटा होगा LCM से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। और वैसे भी आपने HCF और LCM निकाल के और उससे चेक कर सकते हैं आप। HCF और LCM निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने यहाँ से सिंपल दोनों को एक में ले लिया। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे 12 के लिए अलग ले ले और फिर 20 के लिए अलग ले ले, तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है जिस भी तरीके से आप इसको सोल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए वर्गमूल 2, बी वर्गमूल 4, सी वर्गमूल 6 और डी वर्गमूल 8। तो हमें यह बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। अब देखो वर्गमूल 2 ये तो एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 का मान होता है प्यारे बच्चों 2, वर्गमूल 4 2 के बराबर होता है और 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई, जहां पे क्यू 0 नहीं है, इसका मतलब बी हमारा सही है। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या। इसने कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 4, क्योंकि उसका मान कितना होता है 2, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल 6 भी अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 8 भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो वर्गमूल 4 आ गया। तो आपको ध्यान रखना कि जैसे वर्गमूल 9 है, वर्गमूल 9 से हमें 3 नहीं मिल जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 10 की बात करें तो इससे नहीं मिलेगा हमें, इससे तो हमें पॉइंट में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, 3 दशमलव यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जब वर्गमूल के अंदर है तो ये हमारे पास हो जाती है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रिपीट होती है ना ये खत्म होती है, चलती रहती है और रिपीट भी नहीं होती है, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती है। तो वर्गमूल के अंदर अगर जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो पूरा पूरा मान हमें मिल जाएगा, तो फिर वो परिमेय संख्या बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और -4/3 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है हमारे पास -1 और 4/3, सी ऑप्शन में है हमारे पास -1 और -4/3 और डी ऑप्शन में है हमारे पास 1 और 4/3। अब प्यारे बच्चों इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये मान आप इसके अंदर रख दो, जिसके लिए आंसर 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। दोनों मान इसके अंदर रख दो, जिसके लिए 0 आएगा वही हमारे पास आंसर होगा, या फिर इसके शून्यक निकाल लो, या फिर आप इसके शून्यक भी निकाल सकते हैं। अब देखो मान लो हम x की जगह पे 1 रखें, इसमें यहां पे 1 रखेंगे तो 3 गुना में 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, -1 और -4, तो 3 एकम 3, -1 और -4, तो ये तो -5 हो गए, 3 -5, ये तो -2 बचे, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता 1 वाला। तो अब देखो इसमें भी 1 आया हुआ तो ये भी नहीं हो सकता,
तो बी और सी बच गया हमारे पास। अब बी पे आ जाओ। अब -1 रखा तो 3 गुना में -1 का वर्ग, ये -1 रखा और -4। अब देखो -1 का जो वर्ग होगा वो तो 1 ही होगा, तो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, -4, तो 4 - 4 0 आ गया, तो ये तो सही है। -1 के लिए तो सही आया। अब 4/3 के लिए चेक करो इसी को। 4/3 के लिए चेक करेंगे तो 3 गुना में 4/3 का वर्ग -4/3 और -4। अब देखो ये 3 गुना में ये 4/3 गुना में 4/3 है और -4/3 और -4 है, 1 3 तो कट गई है, तो ये आ गया हमारे पास 16/3, -4/3 और -4, इसका एलसीएम ले लिया 3, ये 16 माइनस के 4 और माइनस के 4 थी ये 12। अब देखो माइनस के 4 और माइनस के 12, माइनस के 16, 16 माइनस 16 0, तो 0/3 यानी कि 0 आ गया, यानी कि सही है। यानी कि जो बी मान है, बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। एक तो तरीका आप इसको इस तरह से कर सकते हो, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको ऐसे करें कि 3x² - x - 4, तो आपके पास जोड़ होना चाहिए इनका, यहाँ पे x के साथ जो लगा हुआ है वो है -1, और गुणा होनी चाहिए इनकी -4 की, इसकी और इसकी गुणा करके देख लो 3 की, -12, तो 4 और 3 टुकड़े ले लेते हैं। जोड़ -1 होना चाहिए, तो इसको माइनस का कर दो, जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो लिख दो इसको 3x² - 4x + 3x - 4, x कॉमन ले लिया 3x - 4 प्लस ये 3x - 4 है ही है। अब देखो 3x - 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे x और +1 आ गया, क्योंकि तो बाहर चला गया पूरा। अब या तो 3x - 4 को 0 के बराबर रखने से एक मान मिल जाएगा, और यहाँ पे x + 1 को 0 के बराबर रखने से मान मिल जाएगा। 3x बराबर है 4, x इधर आके प्लस का हो गया, और x बराबर है 4/3, और यहां से x बराबर है -1, तो -1 और 4/3, तो -1 और 4/3, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की रिवीजन नहीं हो रही, ये आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो रही है। यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे जब हम इसको करेंगे तो ये 4 अंक के लिए आएगा, इस तरह से बड़े क्वेश्चन भी आएगा। तो इस तरह से आपकी सारे सिलेबस की रिवीजन हो रही है साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल डैश होगा। ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और योगफल का होता है -b/a। गुणनफल कुछ है। अब यहां पे देखो a का मान कितना है 1, b का मान जो है a का मान जो x² के साथ लगा हुआ है, तो आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, तो 1, x के साथ जो लगा हुआ b, और जो बिना x के है वो c, यानी कि 10, और शून्य का गुणनफल c/a। c का मान है हमारे पास 10 और a का मान है 1, तो 10/1 यानी कि 10, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो ये इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि यदि 2x² + 5x - 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों देखो, समझने वाली बात है, एक ही बात है दोनों। इसके जो शून्यक है उसके नाम है अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक हो गए ना, उनके नाम है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का मान मतलब है
अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा गुना में बीटा, और अल्फा गुना का बीटा का मतलब है इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुना बीटा यानी कि शून्यक है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे में ए। अब ये देखो ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना है? 5, और सी का मान कितना है? -10। तो सी बटे में ए, तो -10 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया? -5। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों -5। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक अंक के लिए है ये, यानी कि आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसमें। आप इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल सिंपल है ये तो ऐसे ही कर जाएंगे। x और x 2x, 14 और 4 18, x बराबर है 18 बटे में 2, x बराबर है 2 एकम 2, 2 नहीं में 18, तो x का मान 9 आ गया। x प्लस वाई बराबर है 14, तो x का मान 9, 9 प्लस वाई बराबर है 14, तो y बराबर है 14 माइनस 9, तो y बराबर है 5। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका, अगर ऑप्शन दे रखे हो, अगर इसी क्वेश्चन के लिए देखो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 9, तो सीधे ही ऑप्शन में x और y का जो मान है वो रख के देख लो। x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, 9 और 5 14, 9 माइनस यहाँ पे कितना था? 4 था, और 9 माइनस 5 4, तो सही है दोनों के दोनों। तो दोनों के दोनों ये मान इसमें रखे, देख लिए जिसके लिए दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं वही हमारा आंसर है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन के मान रख के फिर भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं तो फिर आप इस तरह से इसको सोल्व करोगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर है 3 और 4x जमा वाई बराबर है 3। इनको हल करने पर x और y का मान होगा यहां पे हमें x और y का मान बताना है। ऑप्शन दे रखिए, ए ऑप्शन है x बराबर है 1, y बराबर है 1। बी ऑप्शन है x बराबर है 2 और y बराबर है 1। सी ऑप्शन है x बराबर है -1 और y बराबर है 1। और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो, कुछ बटे में नहीं है, सीधे ही है, सिंपल है, तो आप सीधे इसमें मान रख के देख लो। x की जगह पे भी 1 और y की जगह पे भी 1। x की जगह पे 1 रखा, 2 एकम 2, और y की जगह पे 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, ये तो 3 के बराबर कह रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, गलत हो गया ये तो, इसको छोड़ दो। अब इस पे आ जाओ। x की जगह पे 2 रखा, तो 2 तो नहीं 4, y की जगह पे 1 रखा, 4 माइनस 1 3, ये तो सही हो गया। इसको और चेक करो, x की जगह पे 2 रखा तो 4 दूनी 8, y की जगह पे 1 रखा तो 8 और 1 9, ये गलत हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे -1 रखा और y की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे -1 रखा, तो -1 रखेंगे तो 2 की -1 के साथ गुणा करेंगे तो -2 आएंगे, और y की जगह पे 1, तो ये -1, -2 और -1, -3, ये तो 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब इसको चेक करें, अगर देखें कि 2x माइनस वाई बराबर है 3 और 4x जमा वाई बराबर है 3, तो इसको हल करें, देखो ये ऐसे ही कट गए। तो 6x बराबर है 6 और x बराबर है 6 बटे में 6, कट के 1 आ जाएगा। तो x का मान तो आ गया 1। अब इसमें से किसी भी एक समीकरण में रख दो, 2x माइनस वाई बराबर है 3, तो x का मान 1 रखेंगे, 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर है 3, तो माइनस वाई बराबर है 3 माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, माइनस वाई बराबर है 1 और y बराबर है -1। तो x का मान तो आ गया हमारे पास 1, x का मान आया 1 और y का मान आया -1, तो ये आंसर बना। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x -1 था, हमारा x 1 है, y 1 था, हमारा x -1 है। अब चेक करके देखें, x बराबर 1 और y बराबर है -1 के लिए x की जगह पे 1, 2 एकम 2, y की जगह पे -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पे x की जगह पे 1, 4 एकम 4, y की जगह पे -1, तो 4 -1 3, तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो आप ऐसे सोल्व करना चाहे तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, अगर मान रख के चेक करना चाहे तो मान रख के भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोवा क्वेश्चन, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात है ये 3:4। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2:3। मेरे बच्चों इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो संख्याएं क्या हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 22 और 29, बी ऑप्शन है 21 और 28, सी ऑप्शन है 23 और 31 और डी ऑप्शन है 28 और 35। तो ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन हो गया हमारे पास। अनुपात दे रखा है 3:4। अब आप देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ऑप्शन से देखो कितना छोटा हो जाएगा। पहला 22 और 29, इनमें तो 3 और 4 का अनुपात ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। 21 और 28, देखो 21 और 28 है, 21:28, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पे काट दिए तो 3:4 तो बन गया। एक बात तो सही होगी। अब इनमें से 7 घटा के देखो, 21 में से 7 घटाए तो 14 और 28 में से 7 घटाए तो 21। अब इसका अनुपात देखो, 7 पे काटा, 7 दूनी 14 और 7 या 21, अब 2:3 बन गया। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात सही होगी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। देखो सी को भी चेक कर लो, इनको जब हम काटेंगे कटते ही नहीं है, तो 3:4 है ही नहीं है। इसका अनुपात निकाले 28 और 35 का, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो ये 4:5 है, जबकि तो हमें 3:4 कहा गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको ऑप्शन से भी, ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे भी हेल्प लेनी है कि किस तरह से हम उसको यूज करके और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, यहां पे इसमें कहा गया है 10वें क्वेश्चन में कि एक एपी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इस एपी का 15वां पद डैश होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इसका 15वां पद निकालना है। अब आप देखें, नीचे तो सबके बटे में 3 है, ऊपर कौन है? 1, 5, 9, 13। तो इसका 15वां पद निकालना है। नीचे तो सबके बटे में ही 3 है,
इसको छोड़ ही देते हैं हम, क्योंकि सब में सेम है वो तो, और अलग अलग होता अगर वो फिर हमें करना पड़ता है, यहाँ पे तो सेम है। अब देखो 1 और 4 5, 9 13 17, 17 और 4 21, 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बना हमारे पास 57। तो 57 है और इसके बटे में 3 तो लगाना पड़ेगा, कैंसिल भी हो रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 में 27, 19 आ गया हमारे पास। तो 15वां पद 19 होगा। अब दूसरे तरीके से देखो, A15 निकालना है हमें, A प्लस 14D फॉर्मूला हमारा। A का मान कितना है 1/3 प्लस 14 गुना में D। D देखो हमारे पास कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद 5/3 माइनस 1/3, ये 3 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, तो ये 4/3, तो ये 1/3, 14 चौके 56, 56/3, 3 आ गया, 1 प्लस 56 यानी कि 57/3, यही आ गया था 57/3, कैंसिल कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 19 ही आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास 10वां क्वेश्चन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि यदि AP का तीसरा पद 5 यानी कि A3 5 है और 7वां पद 13, A7 बराबर है 13, तो उसका सार मंत्र बताओ। तो हमें उसका सार मंत्र बताना है, तो D का मान निकालना है। अब देखो 7वां पद फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस 6D बराबर है 13, और तीसरा पद A प्लस 2D बराबर है 5। सोल्व कर दो, माइनस 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 ये कट गया, 6D माइनस 2D 4D आ गया, और 13 माइनस 5 8 आ गया। तो D का मान आ गया 8/4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो D का मान आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, तो D का मान 2 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। 12वें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाला AP का nवां पद होगा। यानी कि एक AP है जिसके प्रथम पद को A कहा गया है, सार्वंतर को D कहा गया है, तो ऐसे AP का nवां पद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, A ऑप्शन में है AN बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बी में है AN बराबर है A प्लस n प्लस 1 इंटू डी। सी में है AN बराबर है A प्लस ND, और D है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। तो फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो हमें क्या करना है, इसका nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है इसका, देख लो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, अब देखो आपसे अगर 5 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का पूछा होता तो फिर हम एक लिख देते 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, इसको जोड़ देते 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 आंसर आता। अब देखो 100 के लिए कैसे जोड़े इसको, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि n प्लस 1 और बटे में 2।
अब n जितने का योग निकालना है, 100 है ना, तो देखो 100 गुना में 100 जमा 1 101 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50, इसकी गुना करेंगे, 0 आ गई, ये 505, तो ये 5050 आंसर आ जाएगा। देखो इसको तो हम कर सकते हैं ना, इस पे लगा के देखते हैं ये सूत्र। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो n का मान 5 है, 5 गुना में 5 और 1 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, तो 15 आंसर आ गया, तो 15 ही था। तो इस तरह से आपको ये सूत्र याद रखना है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है। अगर आपको 10 का पूछे तो n की जगह पे 10 लिख देना है, 20 का पूछे तो n की जगह पे 20 लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कहा गया कि 6 मीटर और 11 मीटर लंबे 2 खंबे समतल मैदान में गड़े हैं। यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब कह रहे बच्चों, एक तो जो खंबा है वो कितने मीटर का है, 6 मीटर का है, 6 मीटर का, और जो दूसरा खंबा है वो कितने मीटर का है, 11 मीटर का, और इनके निचले सिरों के बीच की दूरी है जो वो कितनी है, 12 मीटर। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है वो बतानी है हमें, ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए, देखो यहां से यहां तक अगर ये 6 है तो यहां से यहां तक अगर हम लाए तो ये भी 6 होगा। अब ये टोटल 11 है, यहां से यहां तक ये टोटल 11 है, तो ये अगर 6 है तो ये हमारे पास यहां से यहां तक ये कितना बचेगा, 5 मीटर। तो ये तो हो गया देखो 5 मीटर, और ये हो गया हमारे पास 12 मीटर, क्योंकि ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर है, ये बताना है हमें। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे समकोण है, इसके सामने कर्ण है, तो इसको अगर हम, ये हमारा कर्ण है, इसको अगर हम x माने तो कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, तो इसका वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होता है, तो यानी कि 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर ये 144 हो गया और ये 25 हो गया, तो एक्स स्क्वायर 169 हो गया, एक्स आ गया वर्गमूल 169, ये होता है 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, तो 13 मीटर, यानी कि ऊपरी सिरों के जो बीच की दूरी है वो आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर। अब आप ऑप्शन में देख लें 13 मीटर, पहले ही ऑप्शन में 13 मीटर, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आपको ध्यान रखना है कि देखो ये पाइथागोरस तिर्यक होते हैं, तो 5, 12 और 13 होते हैं, 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर होते हैं, 3, 4 और 5 होता है, 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, 6, 8 और 10 होता है, 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर होता है। इसी तरह से 5, 12 और 13, तो ये कुछ पाइथागोरस तिर्यक आपको याद होने चाहिए, इससे काफी आसान हो जाता है आपकी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री, कोण ए बराबर है 30 डिग्री तथा ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या है। ये दिया हुआ है। अब आप देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, C 90 डिग्री है, तो यहां पे हम C लिख लेते हैं, यहां पे हम, और क्या दिया हुआ है, कोण A 30 डिग्री है, तो इसको A मान लें, ये B, ये 90 डिग्री है।
आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे बना लें, आप इसको ऐसे बनाना चाहें कि आप इसको इस तरह से बनाना चाहें तो ऐसे बना लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समकोण तो यहाँ तो सी लिखना पड़ेगा, आप यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब ये आपके पास 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री, तो ये आपके पास सीधी सी बात है 60 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और क्या दे रखा है, ए बी का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो एक चीज तो आप ध्यान रखोगे, जब साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के ए, जब हम ये ट्रिक यूज करते हैं तो हमारे पास, जब हम ये ट्रायंगल यूज करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये हम इसको कर्ण मानते हैं, इसको लंब और इसको आधार। तो जो एंगल होता है वो किसके बीच में होता है, आधार, ये जो थीटा होता है हमारा किसके बीच में होता है, आधार और कर्ण के बीच में होता है। तो अब आप देखें, कर्ण ये है, थीटा अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका मतलब ये आधार है, तो ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। अब आप देखिए, हमें मान निकालना है एसी का, यानी कि आधार निकालना है, कर्ण हमारे पास दे रखा है, तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण कोस में आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे आधार एसी कर्ण ए बी बराबर है कोस थीटा, थीटा हमारा है 30 डिग्री। एसी का मान हमारे पास कितना है, एसी ये तो निकालना है हमें, एबी का मान हमारे पास 10 है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू ये होगी वर्गमूल 3/2, आर पार गुणा कर देंगे, 2 एसी बराबर है 10 वर्गमूल 3, एसी बराबर है 10 वर्गमूल 3/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो एसी का मान आ गया 5 वर्गमूल 3, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर, तो एसी का मान ही हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारे पास एसी का मान, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है सॉरी, इनमें से कौन सी दो त्रिभुजें समरूप है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी दो त्रिभुजें समरूप है। देखो, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तीसरी जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो हमें यह बताना है कि कौन सी दो त्रिभुजें समरूप है, यानी कि त्रिभुजें समरूप कब होती है, जब ये जो भुजाएं है वो समान अनुपात में हो। अब देखो, पहले से हमें क्या अनुपात मिला, 3:4:5, अभी और तो किसी पे कटता नहीं, दूसरे से 6, 8 और 10, दूसरे से 6, 8 और 10, अब इसको 2 पे काट दे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, देखो ऐसा ही बन गया ये, यानी कि ये भुजाएं समान अनुपात में है। और इससे अगर हम बात करें 6:9:12, तो 3 पे काटेंगे तो ये 2:3:4 हो जाएगा, नहीं ये अलग हो गया, ये भी देखो 3:4:5, ये भी 3:4:5, यानी कि पहली और दूसरी जो त्रिभुजें हैं वो कैसी हैं, समरूप त्रिभुजें हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, अब ऑप्शन में देखिए, इसमें ए में है फर्स्ट और सेकंड, बी में है सेकंड और थर्ड, सी में है फर्स्ट और थर्ड, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन कौन सा, पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड पहले ही ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें, इसमें कहा गया है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा।
अब प्यारे बच्चों अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसका वर्ग करना है, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो वर्गमूल करना है। अब भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसका वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 16:81 हुआ। तो 16:81 हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मूल बिंदु से 5 - 7 की दूरी। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु होता है हमारे पास 0 0, और एक बिंदु हमें दे रखा है 5 और -7, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी अगर हमें निकालनी है तो क्या सूत्र लग जाएगा, x2 - x1, 5 - 0 इसका वर्ग प्लस -7 - 0 इसका वर्ग, x2 - x1 इसका वर्ग हो जाएगा प्लस y2 - y1 इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास देखो 5 - 0 तो 5, 5 से 25 हो जाएगा, और -7 का वर्ग ये 49 हो जाएंगे, और हमारे पास 9 और 5 14 4 और 2 6 और 1 हासिल 7। तो ये हमारे पास इनके बीच की दूरी आ जाएगी, साथ में आप इसके मात्रक लिख देंगे, तो वर्गमूल 74 आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि बिंदु 6 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें यह बताना है कि 6 - 4 कौन से चतुर्थांश में है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्तीय तल या XY प्लेन बना लेते हैं हम, तो उससे फिर हमें काफी आसानी रहेगी। जैसे अगर हम बात करें, ये देखो x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ पे x डैश, y डैश, और ये मूल बिंदु। अब देखो ये है हमारे पास 6 - 4। अब देखो 6 - 4 कौन से चतुर्थांश में, हमें ये बताना है, इसके बारे में बताना है। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। अब देखो x का मतलब प्लस, x डैश का मतलब माइनस, y का मतलब प्लस, y डैश का मतलब माइनस। यहाँ देखो x और y यहाँ दोनों प्लस है। यहाँ पे देखो x माइनस का है, y प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस है। यहाँ पे देखो x डैश, y डैश, यानी कि दोनों माइनस है। यहाँ पे देखो x प्लस है और y माइनस है, y डैश है। तो आप इसके हिसाब से देखो x तो प्लस का है और y माइनस का है, तो x प्लस का है और y माइनस का है, तो कौन सा चतुर्थांश हो गया, चौथे चतुर्थांश में है ये हमारे पास। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा चतुर्थांश। तो इस तरह से आप इनके हिसाब से सोच सकते हैं। देखो ये जगह है इसके लिए x y के लिए, तो यहाँ पे x भी प्लस का, y भी प्लस का। यहाँ पे x डैश y है, पहले x निर्देशांक आएगा फिर y निर्देशांक, x माइनस का है, y प्लस का है। यहाँ पे x भी माइनस का, y भी माइनस का। यहाँ पे x प्लस का और y माइनस का। तो इस हिसाब से आप इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इसमें कहा है कि बिंदुओं 5, 4 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो हमें मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो फॉर्मूला भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही करेंगे। क्या होता है x1 जमा x2 बटे में 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और -3 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2 रह जाएगा बटे में 2, और इन दोनों को 4 और -2 को प्लस करेंगे, ये भी 2 रह जाएगा बटे में 2। तो 2 बटे में 2 1, तो 1 अनुपात 1, ये सॉरी 1 1, x निर्देशांक भी 1, y निर्देशांक भी 1, तो ये हमारे पास मध्य बिंदु आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जरा सा क्वेश्चन गलत हुए आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। मेरे बच्चों बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ अंक मिल जाते हैं गलत होने पर भी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, या तो आपको 0 मिलेगा या आपको 1 अंक मिलेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा गया
कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सीधा है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 इसका वर्ग हो जाएगा, y2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 इसका वर्ग हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 का वर्ग वो भी 4 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया। ऐसे भी आंसर में मिल सकता है आपको, नहीं तो आप इसको लिख दोगे 4 गुना में 2, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे बाहर कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 वर्गमूल 2 मात्रक, ये भी इसका एक आंसर, ये भी ठीक है। ऐसे लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं थे तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास क्वेश्चन है साइन ए, इसका मान 3/4 है, तो कोस ए का मान आपको बताना है। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि यहां पे हम इस तरह से बना लेते हैं, एंगल ये थीटा है हमारा, तो ये हम इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा एंगल ए है, ये बी और ये सी। अब ये हमारा आधार, ये हमारा कर्ण और ये लंब, क्या होता है साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के ए। अब साइन ए हमारे पास 3/4 है, साइन ए 3/4, और साइन क्या बनता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि एल का मान 3 आ गया और के का मान 4 आ गया। और हमें पता है कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, इसके वर्ग होगा के वर्ग के बराबर होगा, तो यहां से एल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ए हमें ज्ञात करना है और के हमारे पास 4 है, तो ये 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर है 16 माइनस 9, ए स्क्वायर बराबर है 7, ए का मान आ जाएगा वर्गमूल 7। तो यहां से देखो ये है हमारे पास वर्गमूल 7, ये है हमारे पास 4 और एल है हमारे पास 3। तो कोस के लिए देखो क्या है ए बटे में के, आधार बटे में कर्ण, ए का मान है वर्गमूल 7 और कर्ण का मान है 4, तो वर्गमूल 7 बटे में 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसको यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों आप इसको जोड़ लें एक बार, 37 और 53, इसका जोड़ 90 बन गया, ठीक है। आप इनमें से किसी भी एक को चेंज कर लें। अब देखो मैंने इसको क्या लिख दिया कोस, इसको मैं 90 माइनस 53 लिख सकता हूं, 37 को बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये साइन 53 डिग्री यहां पर लगा देते हैं डिग्री। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 53, तो 53 डिग्री, और नीचे भी है साइन 53 डिग्री, तो इसके साथ कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा एक आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है, इनका जोड़ अगर 90 है तो ये कट ही जाएंगे, और अगर ये माइनस में होता तो फिर ये 0 आंसर आ जाता, यानी कि कोस 37 माइनस कोस 53 होता, साइन 53 होता, तो फिर ये आपस में ये कट के हमारे पास आंसर कितना आ जाता 0 आ जाता, अगर ये माइनस में होते, अगर ये ऐसे होते कोस 37 डिग्री माइनस साइन 53 डिग्री, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता 0 आ जाता। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि कोट ए 8/15 है, तो साइन ए कितना होगा। तो
यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 15/17, बी 8/17, सी 15/8 और डी इनमें से कोई नहीं। यह आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों इसका फिर वही तरीका होगा, साइन कोस टेंजेंट LAL KKA। अब देखो साइन तो होता है L/K, और देखो ये हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट L/A। हमारे पास कोट ए दे रखा है, कोट ए। कोट का रेसिप्रोकल विलोम क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट ए कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15/8। और है क्या ये, लंब/आधार, तो ये 15/8। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो L 15 हो गया हमारे पास, A हमारे पास 8 हो गया, K हमें निकालना है। तो क्या होता है, K का वर्ग L का वर्ग और A का वर्ग होता है। तो K का वर्ग L का वर्ग 15 से 225 और 8 से 64, तो K का वर्ग 279। ये आ जाएगा वर्गमूल 279, जो कि कितना होता है, 17। 279 का वर्गमूल 17 आ जाएगा, 17 का वर्ग 279 होता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, साइन L का मान है 15 और K का मान है 17, तो 15/17। आप चेक कर ले, 15/17 पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की, तो जल्दी जल्दी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 25। इसमें कहा है टेंजेंट 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। एक दूसरे में बदलते हैं, टेंजेंट कोट में बदलते हैं। देखो टेंजेंट और कोट है, आप देख लो 26 और 64, जब इनको प्लस करेंगे तो 90 बनेंगे, यानी कि सीधे ही कट के 1 आ जाएगा। आप इसको चेंज करते हो तो इसको अगर टेंजेंट 90 में से माइनस करते हो तो 64 लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ये हमारे पास कोट 64 डिग्री है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये कोट 64 डिग्री और बटे में भी कोट 64 डिग्री, ये कट के कितना आ जाएगा, 1। ठीक इसी तरह से अगर ये डिवाइड के बटे के बजाय माइनस में होते तो भी इसका आंसर कितना आ जाता, 0 आ जाता। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, ये बताना हमें क्या होता है। ए ऑप्शन में दे रखा है π/1, बी ऑप्शन में दे रखा है 2π/1, सी ऑप्शन में दे रखा है 1/π और डी ऑप्शन में दे रखा है 2/π। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, वृत्त की परिधि होती है प्यारे बच्चों 2πr और वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या को r कहते हैं, तो 2r, इन दोनों का अनुपात। अब देखो 2 के साथ 2 कैंसिल, r के साथ r कैंसिल, यहां से तो पाई बचा और यहां से 1 बचा, तो π/1। तो पहला ही ऑप्शन हमारा है π/1। अब देखो परिधि पहले लिखा हुआ तो परिधि को पहले ही लिखना है, 1/π मत करना, और व्यास बाद में लिखा हो तो व्यास को बाद में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास 27 में कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली, बिंदु से होकर जाने वाली
डैश पर लंब होती है, ये लिखा हुआ है। वृत्त की स्पर्श रेखा, यहां पे एक चीज रह गई है, स्पर्श बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मेरे बच्चों इसमें क्या कहा गया है, ये वृत्त है, ये वृत्त की, गलत हो गया, ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जो त्रिज्या होगी, ये जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, यहां पे ये कहा गया। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 28 में कहा गया दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। एक तो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसने कहा कोई और वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालो, उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि कोई बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या निकालनी है हमें, इसकी त्रिज्या को हमने r मान लिया। और कैसी बात है कि इसकी जो परिधि है क्या बनेगी, 2 पाई r। कैसी है, इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है, बराबर है। इसकी परिधि क्या बनेगी, 2 पाई, इसका r कितना है 5, प्लस इसकी परिधि 2 पाई गुणा में, यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2 पाई r। तो यहाँ पे 2 पाई r, इसके लिए r 5 है, इसके लिए 12 है, और इसकी r निकालिए। देखो 2 पाई r, यहाँ पे 2 पाई इसमें भी है और 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आ गया, यहाँ से 5 और यहाँ पे 12, 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल कर दिया, तो r का मान आ गया 5 और 12 17। तो उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर हो, वो त्रिज्या होगी 17 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया 17 सेंटीमीटर। तो ये होगा, बस आपको जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से चलना था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी डैश बराबर हो। तो प्यारे बच्चों, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तो ये समरूप तो हमेशा ही होते हैं, रूप तो इनके एक जैसे ही है, बड़े छोटे हैं, लेकिन सर्वांग सम सारे अंग समान। सर्वांग सम कब होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर रखे तो पूरा पूरा ढक ले, ये वाला इसको और ये वाला इसको, ये तभी संभव है ना, पूरा पूरा बिल्कुल, जब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर हो। तो यहां लिखेंगे दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या या त्रिज्याएं बराबर हो। तो दो वृत्त कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। नहीं तो दो वृत्त हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहां पे त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60 डिग्री।
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ऑप्शन में दे रखे हैं हमारे पास 25/6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन में दे रखा है 26/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन में दे रखा है 27/14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन में दे रखा है 29/6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री, 360 हमने लिख दिया। पाई देखो आंसर में आ रहा है तो पाई का हम 22/7 नहीं लिखेंगे, और आर का मान है 5, तो 5 गुना में 5 क्योंकि आर स्क्वायर है। इसके साथ कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36, 5 5 25/6 और 7 में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 25/6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 25/6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहां पे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब देखो 2 गुना में 22/7 पाई का मान, और आर 7 है, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, 22 गुनी 44 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अगर 32वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। अब देखो एक हमारे पास वृत्त है, तो ये रेखाखंड जिसके सिरे वृत्त पर हो, ये वृत्त की जीवा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो जो केंद्र के नजदीक होगी, बिल्कुल यानी कि जो केंद्र से गुजरेगी वो, देखो यार जैसे ही हम केंद्र से दूर जाते हैं तो छोटी होने लगती है, केंद्र के नजदीक आएंगे तो बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सबसे नजदीक होगी, यानी कि जो केंद्र से जाएगी, और जो केंद्र से जाएगी वो क्या होगी, व्यास होगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, ऐसे दही व्यास होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 में कहा गया है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या डैश होती है। प्यारे बच्चों, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखा खींची ही नहीं जा सकती, उससे तो जो रेखा होगी वो छेदक रेखा बनेगी, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या डैश होती है। तो कितनी होती है, 0 या फिर 0। और अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ऐसे। अगर कोई बिंदु वृत्त से बाहर है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक इधर और एक इधर। ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर कोई वृत्त के अंदर बिंदु है उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें से एक परिभाषा आपके एग्जाम में जरूर आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी
कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो अब आप देखें कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में है एक तो 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में है हमारे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और यहां पे पूछा गया है कि तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 34 क्वेश्चन था। एक गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो लिख दिया हमने, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो ये होता है, ये तो है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए आंसर में पाई आया हुआ है, तो पाई का मान नहीं रखोगे आप, 2 पाई आर, आर का मान है 4 गुना में 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारे पास सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसी तरह से 35वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई h 6 सेंटीमीटर है। इसका आयतन होगा, तो यहां पे हमारे पास बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका हमें आयतन ज्ञात करना है, और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ए ऑप्शन है 196 पाई घन सेंटीमीटर, बी में दे रखा है 392 पाई घन सेंटीमीटर, सी में दे रखा है 1176 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब प्यारे बच्चों जब आयतन होता है ना वो घन सेंटीमीटर में होता है, घन मात्रक होता है, यहां पे वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आंसर में आया हुआ तो पाई तो ऐसे ही रहेगा। आर का मान है हमारे पास 14, तो 14 गुना में 14 क्योंकि आर स्क्वायर है, और गुना में एच का मान है 6, 14 की 14 के साथ करेंगे 196 हो गया, और उसकी 6 के साथ करनी है, 6 6 36 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 7 हासिल 5, 6 कम 6 और 6 5 क्या है, तो 1176 और साथ में पाई लग जाएगा, तो 1176 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यूब है, घन है, घन सेंटीमीटर है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1176 पाई घन सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख देते हैं 1176 पाई घन सेंटीमीटर, इसको आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है हमें कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई L 5 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है हमारे पास 20 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में है हमारे पास 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में है हमारे पास 30 पाई वर्ग सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में है हमारे पास 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब आप देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई को अगर हम ऐसे ही रहने दें, आर का मान है हमारे पास 4 और एल का मान है 5, तो 4 पंजे 20 और साथ में पाई। सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, तो 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो आप चेक कर लें, ये 20 वर्ग सेंटीमीटर है, ये 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है कि प्रथम छह विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब पहले 6 विषम, पहले तो 1 हो जाएगी, उसके बाद विषम 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। चेक करो 1 2 3 4 5 6 होगी, यानी कि इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ देंगे हम सबको, 1 और 3 4 और 5 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 11 36। तो इनका जोड़ बना 36। आंकड़ों का जोड़ तो हो गया 36, बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है 6, तो 6 से भाग कर दिया हमने, हमारे पास कितना आ गया 6, तो माध्य आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट अगर बात करें 38 की, तो इसमें कहा गया है कि संख्याओं कौन कौन सी 16 24 42 38 25 18 14 और तथा 7 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मतलब बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालने के लिए पहले या तो हमें इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी इसमें कौन सी है 7, फिर 7 के बाद हमारे पास है 14, फिर 16, फिर 18, फिर 24, फिर 25, 25 के बाद फिर 38 और 38 के बाद 42। फिर चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्याएं है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मतलब बीच की संख्या, माध्यिका भी कह देते हैं। तो बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो 8 का आधा 4 होता है। मान लो अगर 1 2 3 4 चौथी संख्या हम लें तो इधर तो 3 होगी और इधर 4 होगी, और अगर ये ले तो इधर 4 हो जाएगी, इधर 3 रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों को लेके और 2 से भाग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा माध्यक। हम ले लेंगे 18 प्लस 24 बटे में 2। ये हमारे पास 8 और 4 12, 2 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 21। तो ये जो आंकड़े हैं इनका जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे।
बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना भूल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया है कि यदि पीई बराबर है 0.05 तो पीई नहीं का मान होगा। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0.95, सी ऑप्शन है 0.74 और डी ऑप्शन है 0.84। अब देखो पीई का मान दे रखा है 0.05, तो ई नहीं का मान निकालना है, यानी कि इसको 1 में से माइनस कर दो। 1 में से माइनस करना है 0.05 को, तो यहाँ पे दशमलव लगा के इस तरह से कर दिया, माइनस करो। यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 5 5, यहाँ पे 9 रह जाएंगे तो 9 और ये 0, तो ये आ जाएगा 0.95। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक असंभव घटना की प्रायिकता डैश होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता डैश होती है। जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता होती है 0, और जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है 1। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। तो इस यहां पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आपने देखा कि लगभग आपको अगर बहुत तेजी से भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको 60 मिनट से लेके और 90 मिनट तक का समय आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगेगा। और आपको इस तरह से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको समय की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन तो यही आएंगे। 40 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये आ जाएंगे, और बाकी के जो 13 क्वेश्चन है और आएंगे, वो 53 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो इस वजह से समय की आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन ठीक सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समय की मैनेजमेंट की है। तो इस तरह से जितने भी सेट आपके पास मिलते हैं, आपके टीचर से या कहीं से भी आपको इस तरह के सेट मिलते हैं, तो आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।